जय हिंद साथियों, मैं कीर्ति कुमार आप सभी का कीर्ति कैंपस में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा विषय है वो है इतिहास। इस सेगमेंट में हम ये पढ़ेंगे कि इतिहास किसे कहते हैं, ये कितने भागों में विभाजित है। इसके साथ साथ आज हमारा जो पहला टॉपिक होगा वो होगा पाषाण काल या प्रागैतिहासिक काल। और ये जो हमारी सीरीज है ये किसी भी एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो स्टेट लेवल का एग्ज़ाम हो या सेंट्रल का एग्ज़ाम हो या यूपी SSC, पैट, किसी भी लेवल के एग्ज़ाम के लिए समान रूप से लाभकारी होगा। तो हम आइए पढ़ते हैं इतिहास। पहले तो ये देखते हैं कि इतिहास कहते किसे हैं। इतिहास दो शब्दों से मिलकर बना है, इति धन ह्वास, जिसका अर्थ है बीता हुआ ज्ञान। ऐसा बीता हुआ ज्ञान जो निश्चित तौर पर हुआ हो, जिसका हमारे समाज पर प्रभाव पड़े, जिससे हमारा समाज प्रभावित हो, उसे हम इतिहास कहते हैं। क्लियर है ना। अगर हम ये बात करें कि इतिहास विषय की शुरुआत किसने की, कैसे की, तो हेरोडोटस ने एक ग्रंथ लिखा हिस्टोरिका। क्या लिखा? हिस्टोरिका। इससे इन्होंने उस समय तक पहले जो घटनाएं घटी उनका क्रमबद्ध अध्ययन किया। इसे इसलिए इन्हें हम इतिहास का पिता या इतिहास का जनक कहा जाता है। इन्होंने जो ग्रंथ लिखा उस ग्रंथ का नाम था हिस्टोरिका। क्या था? तो आंसर होगा हिस्टोरिका। क्लियर? क्या होगा आंसर? तो होगा वो हिस्टोरिका। रोमन दार्शनिक सिसरो ने हेरोडोटस को इतिहास का जनक या इतिहास का पिता कहा। क्लियर? किसने कहा? तो आंसर होगा हेरोडोटस को। किसने कहा? सिसरो ने इतिहास का जनक या इतिहास का पिता कहा। क्लियर? अब हम ये देखते हैं कि हम जो इतिहास पढ़ रहे हैं, वैसे हमारा इतिहास दो भागों में डिवाइड है, एक भारतीय इतिहास, दूसरा विश्व इतिहास। यहाँ हम भारतीय इतिहास को कवर करेंगे। भारतीय इतिहास को पढ़ने से पहले हम ये देखते हैं कि हमारे देश का नाम कैसे रखा गया, इसकी पोजीशन कहाँ थी। तो आदिकाल में हमारा भारत जम्बू द्वीप का दक्षिणी भाग था। किसका? तो आंसर होगा जम्बू द्वीप का दक्षिणतम भाग था। अब हम ये देखते हैं कि इसका आखिर नाम कैसे पड़ा। पुराणों में, हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथों में हमारे भारत को भारतवर्ष के नाम से जाना गया। किस नाम से? तो आंसर होगा भारतवर्ष। क्यों जाना गया? एक किंवदंती है। किंवदंती का मतलब ऐसी कथा जिसकी प्रामाणिकता अभी नहीं है। तो ये किंवदंती है कि राजा भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। अब इसमें जो फेमस किंवदंतियाँ हैं कि ये भरत कौन, सबसे प्रसिद्ध और प्रचलित किंवदंती है राजा दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत के नाम से हमारे देश का नाम भारत पड़ा। कुछ और किंवदंती भी हैं। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि जो जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे ऋषभदेव, उनके पुत्र का नाम भी भरत था। वो एक महान राजा हुए जिनसे हमारे देश का नाम भारत पड़ा। कुछ किंवदंती ये भी है कि राम के भाई भरत के नाम से हमारे देश का नाम भारत पड़ा। लेकिन जो भी हो, ये क्लियर है कि हमारे देश का नाम भारत एक महान प्रतापी यशस्वी राजा भरत के नाम पर पड़ा। एक चक्रवर्ती सम्राट के नाम से हमारे देश का नाम भारत पड़ा और भारतवर्ष भरत के जन कहलाए। क्लियर इतना? अब आगे अगर हम आगे बात करें, हमारे देश को अन्य अन्य नामों से भी जाना गया। हमारे जैसे हम ये प्रचलित है कि हमारे देश के 4 नाम हैं, आर्यावर्त, हिंदुस्तान, इंडिया, भारत। अभी हम आगे एक वीडियो में पढ़ेंगे कि आर्यावर्त हमारे देश का नाम कैसे पड़ा, आर्यों की वजह से पड़ा। इसको हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। अब बात करें इंडिया। यहाँ पर यूनानी लोग आए। सिकंदर आया 712 ईस्वी में, उसने भारत पर आक्रमण किया। सिकंदर के साथ साथ अन्य यूनानी इतिहासकार आए और इन्होंने जो हमारे भारत में सिंधु नदी बहती थी, अगर हम ये बात करें इस तरह से, तो यहाँ पर सिंधु नदी बहती थी। सिंधु नदी को यूनानियों ने इंडस कहा और इंडस से यहाँ का लोग इंडियन हो गया और इंडियन से इंडिया हो गया। तो इंडिया नाम किसने दिया? तो आंसर होगा यूनानियों द्वारा इंडिया दिया गया। फिर बाद में यहाँ पर अरबी लोग आए, फारसी अरबी लोग आए। इन्होंने सिंधु को हिंदू कहा और हिंदू जो यहाँ लोग रहते थे वो हिंदू हो गए
और इससे ये स्थान जो था वो हिंदुस्तान हो गया। क्या हो गया भाई? हिंदुस्तान। तो इतना क्लियर? तो फारसी, पारसी या ईरानियों ने क्या नाम दिया? तो आंसर होगा हिंदुस्तान नाम दिया। अब अगर हम बात करें कि चीनियों ने हमारे भारत को तिएनचू अथवा चुआंतू कहा, लेकिन बाद में हर्षवर्धन के काल में एक महान चीनी यात्री हुइनसांग आए। हुइनसांग ने यहाँ हमारे देश के लिए इन तू का इस्तेमाल किया, तब से ये लगातार चीन में हमारे देश को इन तू कहा जाने लगा। ये क्वेश्चन कई बार आया कि इन तू किसने कहा हमारे देश को, तब आंसर होगा चीनियों ने हमारे देश को क्या कहा, क्या नाम दिया? तो आंसर होगा इन तू। क्लियर? अगर हम भारत की बात करें तो भारत का सबसे पहले व्यवस्थित उल्लेख पाणिनि की अष्टाध्यायी में मिलता है। किस में मिलता है? पाणिनि की अष्टाध्यायी में भारत का पहला व्यवस्थित उल्लेख मिलता है। अब अगर हम बात करें कि प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के स्रोत, जैसे जो भी हमारे पास आज इतिहास है, आखिर वो हमें इतिहास मिला कैसे? हमने कैसे जाना कि हमारे आदिकाल में ये था, प्राचीन काल में ये सांस्कृतिक विरासत थी? तो एक है पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत अगर हम प्राचीन इतिहास की बात करें तो सबसे फेमस, सबसे प्रमाणिक अगर कोई स्रोत हैं तो वो पुरातात्विक स्रोत हैं। क्यों? क्योंकि इन्हें बदला नहीं जा सकता। और पुरातात्विक स्रोतों में सबसे जो फेमस है, सबसे प्रमाणिक और विश्वसनीय हैं, वो हैं अभिलेख। क्या हैं? तो आंसर होगा वो प्रमाणिक हैं अभिलेख। सबसे विश्वसनीय अभिलेख। अभिलेखों को के अध्ययन को एपिग्राफी कहा गया। अभिलेखों की बात अगर हम बात करें प्रमाणिकता में तो सिक्के आते हैं, और अन्य पुरातात्विक स्रोतों में स्मारक, भवन, मूर्तिकला, चित्रकला और मोहरें आदि। मोहरें आदि कैसे? जिस शासक के काल में जो भी मोहरें प्राप्त हुई, जिस शासक के काल में जो अभिलेख मिले वो श्योर हैं। जैसे मौर्य की बात करें तो अशोक के अभिलेख हमें मिलते हैं, उनसे हमें तत्कालीन समाज की जानकारी प्राप्त होती है। अगर हम सिक्कों की बात करें तो भारत के सबसे फेमस जो प्राचीनतम सिक्के थे वो सिक्के पंचमार्क या आहत सिक्के थे। ये आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के क्यों कहे गए? इन्हें पंचमार्क या आहत सिक्के क्यों कहा गया? प्राचीनतम जो सिक्के थे उन सिक्कों पर ठप्पा लगाया गया, मार्क किया गया, आहत किया गया, इस वजह से इन्हें पंचमार्क या आहत सिक्के कहे गए। प्राचीनतम जो सिक्के थे वो चांदी के बने थे। किसके बने थे? तो चांदी के प्राचीनतम सिक्के बने थे। इतना क्लियर? इसके साथ साथ हमें प्राचीन भारत की जानकारी धार्मिक साहित्य से भी मिलती है, जिनमें ब्राह्मण साहित्य, वेद, पुराण, आरण्यक, उपनिषद आदि, बौद्ध साहित्य, अगुत्तर निकाय, भगवती निकाय, इसके साथ साथ जैन साहित्य, कल्प सूत्र, भगवती सूत्र से हमें इनकी जानकारी प्राप्त होती है। इसके साथ हमें प्राचीन इतिहास की जानकारी धर्मनिरपेक्ष साहित्य या ऐतिहासिक साहित्य भी इन्हें कहा गया। जैसे अगर हम अर्थशास्त्र की बात करें, जो चाणक्य या कौटिल्य ने लिखा, इसके साथ कलहड़ की राजतरंगड़ी, अष्टाध्यायी, मुद्रा राक्षस, कालिदास का अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम, बाणभट्ट की हर्षचरित और कादंबरी से हमें प्राचीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। इसके साथ विदेशी स्रोत, इसमें यूनान और रोम के लोग आए, चीनी, अरबी, ये जो लेखक भारत आए इनसे हमें जानकारी मिलती है। जैसे यूनानियों की अगर हम बात करें तो मेगस्थनीज, टॉलेमी, इत्सिंग आदि लोग आए, इन्होंने हमारे भारत के बारे में रखा। आपको एक वीडियो ये भी मिलेगा कि जो विदेशी यहाँ पर आए उनके बारे में पूरा नॉलेज। चीनी, हुइनसांग, फायान आदि, अरबी अगर हम अरबियों की बात करें, अल बरूनी, अल मसूदी, उत्वी, फिरदौसी आदि लेखक भारत में आए, इनसे हमें तत्कालीन भारतीय समाज की जानकारी प्राप्त होती है। इसके साथ अगर हम दक्षिण की बात करें
तो दक्षिण की जो जानकारी है वो प्रारंभिक जानकारी महापाषाण काल से मिलती है। इसके साथ महापाषाण काल के बाद जो हमें दक्षिण की जानकारी मिली वो संगम साहित्य से मिली। ये तमिल कवियों की सभा होती थी संगम, इससे हमें ये जानकारी प्राप्त होती है। जैसे शिलप्पाधिकारम, मणि मैखले, जीवक चिंतामणि और तिरकुल, इनसे हमें दक्षिण भारत की जानकारी प्राप्त होती है। इतना क्लियर। अब आगे देखते हैं इस टॉपिक में। अब यहाँ हम पढ़ेंगे इतिहास का विभाजन, कि इतिहास को कितने भागों में डिवाइड किया गया है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इतिहास को 3 भागों में डिवाइड किया गया, और वो 3 भाग कौन कौन से हैं? तो वो 3 भाग जो हम लोगों को पता होते हैं, एंशिएंट या प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन या मेडिवल इतिहास, और आधुनिक भारत या मॉडर्न हिस्ट्री। इनका विभाजन केवल हम लोगों ने अपनी अध्ययन की सुविधा के लिए किया है। कैसे? अगर हम प्राचीन भारत की बात करें तो इसमें भारतीयों के द्वारा सारा का सारा सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व्यवस्था थी। अर्थात जो भी यहाँ शासन व्यवस्था थी वो पूरी तरह भारतीयों के द्वारा संचालित और प्रबंधित की जाती थी। लेकिन जैसे ही 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण किया, इसके साथ भारत पर मुस्लिमों के आक्रमण शुरू हो गए और भारत पर मुस्लिमों ने अपना शासन स्थापित किया। वहीं से मध्यकाल शुरू हो जाता है। तो ऐसा भी कहते हैं कि मध्यकाल माने मुस्लिम काल। फिर धीरे धीरे इनका पतन होने लगता है, यहाँ पर यूरोपीय लोग आने लगते हैं, वैसे ही आधुनिक काल शुरू हो जाता है। क्लियर इतना? ये हमने अपने अध्ययन के लिए किया है। लेकिन ऑथेंटिक तौर पर यदि हम देखें तो हमारे इतिहास का जो विभाजन है वो 3 भागों में है। नंबर 1 प्राक ऐतिहासिक या प्राग ऐतिहासिक। ये प्राक ऐतिहासिक या प्राग ऐतिहासिक किसे कहा गया? जिस काल की कोई भी लिखित जानकारी हमें ना मिली हो, या जिस काल के लोगों को लिपि का ज्ञान नहीं था, उसे हम प्राक ऐतिहासिक या प्राग ऐतिहासिक कहते हैं। क्लियर है इतना? इसमें जो आता है वो है सिंधु घाटी सभ्यता, इसमें जो आता है वो है पाषाण काल। इसमें जो हमारा इतिहास है वो कौन सा है? वो है पाषाण काल। क्लियर? और नंबर 2 आद्य ऐतिहासिक काल, प्री हिस्टोरी पीरियड। इसमें क्या होता है? जिस काल में लिपि का ज्ञान तो था लेकिन उसे अभी हम पढ़ नहीं पाए, उसे पढ़ा नहीं जा सका, उस काल को कहते हैं आद्य ऐतिहासिक काल। इसमें सिंधु नदी घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता आती। जैसे क्या लिखा है ये? क्या आप इसे पढ़ पा रहे हैं? नहीं। तो बस ऐसा ही था, जबकि इसमें ये लिखा हुआ है जो जितनी मेहनत करेगा वो उतना ही फल पाएगा। बस ये हमने अपनी भाषा में लिखा है। बस ऐसा ही है कि इस काल में लिखित तो मिला है लेकिन आज हम उसे डिकोड नहीं कर पाए, पढ़ नहीं पाए। नंबर 3 ऐतिहासिक काल, जिस काल में लिखित लिपि या जानकारी मिली है, साथ ही साथ हम उसे पढ़ पाए, तो उसे कहा गया ऐतिहासिक काल। और इस ऐतिहासिक काल की शुरुआत वैदिक काल से होती है। वैदिक काल से लेकर अब तक का काल वो ऐतिहासिक काल था, और ऐसा कहा गया कि इसमें मानव सभ्य बन गया। क्लियर? अब कुछ स्पेशल पॉइंट, जैसे कलहड़ की जो राजतरंगिणी है वह पहली वास्तविक ऐसी पुस्तक है जिससे हमें इतिहास की जानकारी भारत की प्राप्त होती है। अब प्राचीन भारत के इतिहास का सबसे पहला प्रयास लिखने का अगर किसी ने किया तो वो यूनानी लेखकों ने किया। क्यों? क्योंकि यूनानियों से हम कांटेक्ट में आए, वो उन्होंने हम पर आक्रमण किया, तो पहली बार भारत में इतिहास लेखन का काम जो किया वो यूनानी लेखकों ने किया। और इसमें भी सबसे पहला सुनिश्चित जो कार्य किया वो विंसेंट आर्थर स्मिथ ने किया। किसने किया? विंसेंट आर्थर स्मिथ ने किया। और किस पुस्तक में? अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में।
इन्होंने जो ग्रंथ लिखा उस ग्रंथ का नाम था अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। क्लियर। इसके साथ जेम्स मिल ने हमारे भारतीय इतिहास को 3 भागों में डिवाइड किया, हिंदू काल, मुस्लिम काल और आधुनिक काल। किसने? जेम्स मिल ने। यहाँ से मित्रों क्वेश्चन कैसे आता है, हिंदू काल, मुस्लिम काल और आधुनिक काल को किसने विभाजित किया? तो आंसर होगा जेम्स मिल। क्लियर है ना। जितना आप पढ़ रहे हैं उतना आपको पीडीएफ मिलेगा और ये पीडीएफ आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके साथ साथ आप हमारा टेलीग्राम चैनल कीर्ति कैंपस से भी आप ये सारा मैटर, सारा पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ आपको पूरी एमसीक्यू, पूरा मैटर हमारे आप इसे प्ले स्टोर से एक ऐप डाउनलोड कर सकते हैं कीर्ति कैंपस, वहाँ से भी आपको पूरा मटेरियल मिल जाएगा। क्लियर। और हाँ, इसके साथ साथ हमारी एक और घोषणा वो ये है कि हम पैट का बैच अपने इस चैनल पर निःशुल्क शुरू कर रहे हैं। वो पूरी तरह फ्री होगा और उसमें पूरा जीएस, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, करंट अफेयर्स, जनरल साइंस पूरा पैकेज आपको मिलेगा। और टाइम्स से अगर अगस्त में एग्ज़ाम होना है तो अगस्त से पहले हम आपको 4 से 6 घंटे पढ़ाकर पूरा सिलेबस तैयार करा लेंगे। क्लियर। अब अगर एक बात करें, एक पुरातात्विक विद थे जर्गेनसन थॉम्सन, इन्होंने हमारे भारतीय इतिहास को 3 भागों में डिवाइड किया, पाषाण काल, कांस्य काल और लौह काल। इसको हम आगे पढ़ेंगे कि किस तरीके से इन्होंने इसको डिवाइड किया। अब हम बात कर रहे हैं प्रागैतिहासिक काल की। अगर हम ये पहला प्रागैतिहासिक काल क्यों कहा गया? प्रागैतिहासिक का मतलब अभी हमने बताया, शुरुआत का जीवन था मानव, ऐसा साइंस कहता है कि 4 पैरों से 2 पैरों पर आया। उसने अपना संघर्ष में जीवन शुरू किया। जब संघर्ष में जीवन शुरू किया, अपने जीवन को बचाने के लिए उसने नेचुरली तौर पर पत्थरों का आश्रय लिया, पत्थरों का सहारा लिया। पत्थरों पर पूरा जीवन व्यतीत होने के कारण इस काल को प्रस्तर काल या स्टोन एज या पाषाण काल कहा गया। क्लियर। अब इसको भी जलवायु परिवर्तन तथा पत्थर के जो औजार बनाए उनके आधार पर इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया। नंबर 1 पुरा या पूर्व पाषाण काल, पैलियोलिथिक एज। नंबर 2 मध्य पाषाण काल, मीजोलिथिक एज। नंबर 3 नव पाषाण या इसे उत्तर पाषाण काल भी कहा गया। इसमें तांबे की खोज हुई, आगे हम पढ़ेंगे। नियोलिथिक एज इसे कहा गया। तो अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? तो पाषाण काल में पुरा पाषाण काल। अगर हम पुरा पाषाण काल की बात करें तो इसका काल लगभग 20 से 25 लाख ईसा पूर्व से अप्रॉक्स 10,000 ईसा पूर्व का काल माना जाता है। एक यहाँ यदि आपको ये समझ में ना आए कि बीसी और एडी में क्या अंतर है, तो इसका एक छोटा सा वीडियो हमारा आएगा जस्ट इसके बाद। उसमें आप वो वीडियो 4 या 5 मिनट का होगा, उसमें आप ये देख सकते हैं कि इनमें अंतर कैसे है और ये अंतर कैसे किया जाता है। क्लियर। तो पुरा पाषाण काल का काल कब से 20-25 लाख ईसा पूर्व से लेकर लगभग 10,000 ईसा पूर्व तक का काल ये है। अगर हम बात करें भारत में प्रागैतिहासिक पुरातत्व के जनक कौन, तो रॉबर्ट ब्रूस फुट। वो कैसे? इन्होंने एक जगह है मद्रास के निकट पल्लवरम, पल्लवरम में इन्होंने हाथ की कुल्हाड़ी, हैंड एक्स, हाथ की कुल्हाड़ी की खोज की और पाषाण काल का पहला उपकरण इन्होंने प्राप्त किया। कहाँ पर? तो आंसर होगा पल्लवरम में। इस वजह से भारत में प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक कहा जाता है रॉबर्ट ब्रूस फुट को। क्लियर इतना? अब इस काल की मानव की अगर हम बात करें तो ये अपना जीवन व्यतीत कैसे करता था। इस काल का मानव पूरी तरह शिकार पर आश्रित था। इसके साथ साथ वो कंदमूल, फल, भोजन कलेक्ट करता था, उससे अपना जीवन व्यतीत करता था। तो इस तरह से अगर हम बात करें तो ये जो मानव था, कैसा मानव था?
इस काल का मानव पूरी तरह उपभोक्ता था, मतलब वो चीज़ों को यूज करता था, कैसे? शिकार करके और इसके साथ साथ भोजन को कलेक्ट करके। क्लियर इतना? अगर हम इसकी एक स्पेशलिटी की बात करें तो इस काल के मानव ने जब ये एक छोटी सी घटना है कि जब ये 2 चकमक पत्थरों को रगड़ रहा था तो उस रगड़ से एक चिंगारी उत्पन्न हुई और उससे आग का पता चला। तो आग का पता किस काल के मानव को चला? तो वो आंसर होगा पुरापाषाण काल। लेकिन इसका ज्ञान तो था इस काल के लोगों को, लेकिन वो उसका यूज करना नहीं सीख पाए थे। यूज करना आगे हम पढ़ेंगे नवपाषाण काल में, वो सीखेगा। क्लियर? ये क्वेश्चन अक्सर कंफ्यूज करता है, आप इसे ध्यान रखें कि अग्नि का पता किस काल के लोगों को चला? तो आंसर होगा पुरापाषाण काल। लेकिन अग्नि का प्रयोग करना मानव ने किस काल में सीखा? तो आंसर होगा नवपाषाण काल। ओके, क्लियर? अब इस काल की अगर हम बात करें, इस काल का मैक्सिमम मानव वो निग्रिटो प्रजाति का था। किस प्रजाति का? निग्रिटो प्रजाति का। और इस काल के मानव ने अपने औजार बनाने के लिए जिस पत्थर का यूज किया वो पत्थर क्वार्टजाइट था। कौन सा पत्थर था? तो आंसर होगा क्वार्टजाइट पत्थर का। क्लियर? इस काल के मानव ने किस पत्थर का यूज किया? क्वार्टजाइट पत्थर का। जल्दी से एक बार देख लीजिए कि यहाँ से क्वेश्चन कैसे आया। यहाँ से क्वेश्चन ऐसे ही आया कि पुरापाषाण काल का मानव का व्यवसाय, तो वो आखेट करता था और इसके साथ साथ खाद्य संग्रह, भोजन को कलेक्ट करता था। क्लियर? अब अगर हम इस पूर्व पुरापाषाण की बात करें या पुरापाषाण काल को भी हमने 3 भागों में डिवाइड किया। एक निम्न या पूर्व पुरापाषाण काल, इसमें जो औजार बने वो औजार 2 प्रकार के पाए। एक चापर चांपिंग पेबुल संस्कृति। आप इसे थोड़ा सा समझें कि ये आखिर ये चापर चांपिंग पेबुल संस्कृति क्या थी। जो पत्थर पानी में रगड़ कर थोड़ा सा सपाट हो गए, थोड़े से चिकने हो गए, उसे पेबुल कहा गया। क्लियर इतना? जो पत्थर पानी में रगड़ कर, पानी में लगातार धीरे धीरे चिकने हो गए, वो पत्थर पेबुल कहलाए। अब वही पत्थरों से जब मानव ने एक तरफा धार वाले पत्थर बनाए तब उसे चापर कहा गया। एक तरफा धार, तब उसे क्या कहा गया? चापर कहा गया। धीरे धीरे मानव अपने अनुभवों से सीख रहा था। जब अनुभवों से सीखा, उसने देखा कि हम किसी को वार करें तो नुकीली चीज से वार करना आसान होता है, तो उन पत्थरों पर उसने दोनों तरफ से धार की। 2 तरफा धार वाले जो पत्थर थे वो चांपिंग कहलाए। क्लियर? यहाँ से क्वेश्चन यही आता है कि चापर चांपिंग पेबुल संस्कृति किस काल की थी? तो पाषाण काल या पुरापाषाण काल या पूर्व पुरापाषाण काल। और इस काल के जो पत्थर मिले हैं वो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में सोहन नदी के किनारे मिले हैं। कौन सी नदी? सोहन नदी घाटी में मिले हैं। इस वजह से इस काल को या इस संस्कृति को सोहन संस्कृति भी कहा जाता है। क्लियर? इसके साथ साथ जो दूसरे औजार मिले हैं उन्हें मद्रासी संस्कृति कहा गया। क्या कहा गया? मद्रासी संस्कृति। इस मद्रासी संस्कृति में क्या था? अभी बताया एक जगह, पल्लवरम। पल्लवरम में हाथ की कुल्हाड़ी की खोज हुई। इस वजह से इसे हैंड एक्स संस्कृति भी कहा जाता है, जो मद्रास के निकट खोजी गई। इस वजह से इस संस्कृति को मित्रों क्या कहते हैं? तो मद्रासी संस्कृति कहा जाता है। क्लियर? अब दूसरा मध्य पुरापाषाण काल। इस मध्य पुरापाषाण काल में क्या था? इसमें थोड़ी सी पतले औजार बने, 2 तरफा धार वाले, जिसे फलक संस्कृति कहा गया। नंबर नेक्स्ट, उच्च पुरापाषाण काल। इसमें कुछ स्पेशल हुआ। मानव ने पत्थरों का यूज करना धीरे धीरे शुरू कर दिया और उसने चकमक पत्थरों का बेहतर तरीके से इस्तेमाल करने लगा, तो चकमक उद्योग हुआ। और जब पहली बार मानव ने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया, तो पहली बार जिस मानव ने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया उसे ज्ञानी मानव या होमो सैपियंस कहा गया। वो किस काल में था? उच्च पुरापाषाण काल में था।
इससे ये हो, अभी तक इसका मतलब क्या था, यहाँ का जो मानव था बर्बर था, असभ्य था, हम कह सकते हैं कि वो जंगली था। क्लियर है ना इतना? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब पूरा पाषाण काल के अगर हम कुछ स्थलों की बात करें तो सोहन नदी घाटी, मद्रास संस्कृति, सिंगरौली घाट ये मिर्जापुर में है, इसके साथ साथ बेलन घाट ये इलाहाबाद में। यहाँ से हमें पूरा पाषाण काल के कुछ स्थल मिले हैं और जो सबसे फेमस है वो भीमबेटका, ये भोपाल में है। भोपाल में नर्मदा नदी घाटी में है। स्पेशल यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर बहुत सारी गुफाएं मिली हैं जहाँ ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि यहाँ मानव निवास करता था। तो सबसे पुराने शैलाश्रय, शैलाश्रय माने शैल के आश्रय, पर्वत गुफाएं, चित्रकारी या चित्रकला के हमें प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले, तो भीमबेटका। ये क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है। क्या कैसे आया कि भीमबेटका से हमें क्या मिला, या प्राचीन चित्रकला या चित्रकारी के साक्ष्य कहाँ मिले, सबसे पुराने शैलाश्रय या पुराने पर्वत जहाँ मानव निवास करता था वो कहाँ मिले, तब आंसर होगा भीमबेटका में। इसके साथ साथ पहलगाम ये कश्मीर में है, यहाँ से हाथ की कुल्हाड़ी मिली है। हथनौर ये नर्मदा नदी घाटी के निकट है, यहाँ पर मानव खोपड़ी का पहला प्रमाण मिला है। ये क्वेश्चन कई बार आया कि मानव साक्ष्य, मानव खोपड़ी या मानव कंकाल का पहला साक्ष्य कहाँ मिला, तो आंसर होगा नर्मदा नदी घाटी के किनारे। क्लियर? नेवासा और चिरकी ये महाराष्ट्र में है, यहाँ हाथ की कुल्हाड़ी और खुरचनी प्राप्त हुई है। अब मध्य पाषाण काल, ये इसका काल लगभग 8 से 10 हजार ईसा पूर्व से लेकर 4 से 6 हजार ईसा पूर्व तक का ये काल माना जाता है। मानव, अब इसको आप ध्यान कैसे रखेंगे कि प्राचीन पूरा पाषाण काल, मध्य या नव में क्या क्या हुआ। मानव नित्य अपने अनुभवों से सीख रहा था। अभी हमने पीछे देखा पूरा पाषाण काल में, उसमें ये देखा कि मानव आखेट करना, इसके साथ खाद्य संग्रह था। अब उसने क्या किया, जब उसे जो थोड़ा सा भोजन बचता था वो ऐसे ही उसे छोड़ दिया, और छोड़ने के बाद उसने देखा कि कुछ कुत्ते उसकी मदद कर रहे, वो भोजन को, बचे हुए भोजन को खा रहे हैं, और उसके एवज में वो कुत्ते मानव के पीछे पीछे, मानव के साथ साथ चल रहे। क्यों? अभी तक का जो मानव था वो घुमक्कड़ जीवन जी रहा था, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह ये जीवन जी रहा था। यहाँ पर क्या हुआ, मानव ने सबसे पहली बार पशुपालन करना शुरू कर दिया। क्या किया? यहाँ के मानव ने पशुपालन करना शुरू कर दिया, और ऐसा कहा गया कि सब माना गया कि सबसे पहला पालतू पशु कौन, तो आंसर कुत्ता। ये पता कैसे चला? मानव की जो पहली सेल्फी थी वो कुत्ते के साथ थी। क्या ऐसा हो सकता है? लेकिन ऐसा नहीं है, बस कुत्ते के अस्थियां मानव के साथ पहले मिली, इस वजह से सम्मान लिया गया कि पहला पालतू पशु क्या होगा। क्लियर? कुत्ता। पशुपालन किस काल में किया, तो मध्य पाषाण काल। पशुपालन का पहला साक्ष्य कहाँ से मिला? आदमगढ़, होशंगाबाद। अब यहाँ मानव खाद्य संग्रह के साथ साथ शिकारी तो था ही। मानव अपने अनुभव से सीख रहा था, तो इसने शिकार करने के लिए पत्थरों के छोटे छोटे औजार बनाने शुरू कर दिए। जो छोटे छोटे औजार बने, इन औजारों को क्या कहा गया? माइक्रोलिथ कहा गया, क्योंकि छोटे औजार से उसने देखा कि ये वार करने में आसान होते हैं, और जो छोटे पत्थरों को बनाने की टेक्नोलॉजी थी वो टेक्नोलॉजी फ्लूटिंग कहलाई। क्या कहलाई भाई? फ्लूटिंग कहलाई। क्लियर इतना? बिल्कुल। अब अगर हम पशुपालन की बात करें तो पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य और कहाँ मिले? बागौर, ये राजस्थान में है। बागौर से भी पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले, और अभी तक मध्य पाषाण काल का सबसे बड़ा स्थल अगर कोई हमें मिला तो वो कौन सा मिला बंधु? तो वो बागौर मिला। इतना क्लियर कि मध्य पाषाण काल का सबसे बड़ा स्थल अगर कोई मिला तो वो कौन? वो बागौर। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर के साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब अगर इसके कुछ पॉइंट्स की बात करें तो 1 2 3
हत्या का पहला साक्ष्य सराय नाहर से मिला। कहां से? सराय नाहर। इसमें क्या मिला? एक कंकाल मिला। और इस जो मानव कंकाल मिला है, मानव कंकाल में खोपड़ी में एक पत्थर घुसा हुआ है। तो ऐसा माना गया कि हो सकता है किसी ने उस पत्थर से वार किया हो जिससे इसकी हत्या हो गई। तो ये हत्या का पहला साक्ष्य कहाँ मिला? सराय नाहर से। और एक जगह है महदहा। महदहा से स्त्री और पुरुष एक साथ दफनाने के हमें साक्ष्य मिले हुए हैं। एक स्थान है पंचमढ़ी, मध्य प्रदेश में है। एक बेहतर हिल स्टेशन भी है। जब आपकी जॉब लग जाए तो एक बार इस स्थान को घूम के आना, बेहतरीन स्थान है पंचमढ़ी। क्लियर है ना? तो पंचमढ़ी के निकट मध्य पाषाण युग के दो साक्ष्य हमें मिले, दो शैलाश्रय मिले हैं, जम्बू द्वीप और डेरोथी द्वीप। दो स्थल मिले हैं, जम्बू द्वीप और डेरोथी द्वीप। ये किसके साक्ष्य मिले हैं? ये शैलाश्रय मिले। लंगनाज ये गुजरात में है। यहाँ ये क्वेश्चन अभी पिछले बार आया है कि रेत के ठोस टीले के साक्ष्य कहाँ मिले? तो लंगनाज में। क्लियर? इसके साथ साथ 14 मानव कंकाल एक साथ अगर कहीं मिले हैं मध्य पाषाण काल में तो लंगनाज में मिले। अब अगर एक और, भारत में मानव अस्थि पंजर पाषाण काल से ही मिला। नव पाषाण काल में संपूर्ण मानव अस्थि पंजर का साक्ष्य नहीं मिला। नर्मदा घाटी की यदि बात करें तो केवल मानव थोड़ा सा कंकाल मिला है, लेकिन संपूर्ण मानव तो वो मध्य पाषाण काल में ही सबसे पहले प्राप्त हुए हैं। क्लियर? और ऐसा पहला अवशेष अभी कुछ समय पहले प्रतापगढ़ के सराय नाहर तथा महदहा नामक स्थान से मिला हुआ है। क्लियर? आपको इसके स्क्रीनशॉट की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमारा आपको पूरा पीडीएफ मिल जाएगा आपके इसी डिस्क्रिप्शन में। अब हम बात करेंगे नव पाषाण काल की। नव पाषाण काल में बहुत कुछ स्पेशल हुआ। मानव लगातार अपने अनुभवों से सीखता चला जा रहा था। जैसे आज का जो समय है उसमें आप 4 साल के बच्चे को आप मोबाइल दे दीजिए, वो यूट्यूब से मोटू पतलू निकाल लेगा या बहुत सारे कार्टून निकाल लेगा। और हमें पूरा विश्वास है कि आप जिस समय आप 5 साल के रहे होंगे, मोबाइल आपको भी पता है, हमें भी पता है कि हम कितना यूज करते थे, था या नहीं था। और आज 6 साल का बच्चा जब तक यूट्यूब पे कार्टून ना देख ले उसे नींद नहीं आती। वैसे ही इसमें था कि मानव लगातार अपने अनुभव से सीखता चला जा रहा था। इसमें टेक्नोलॉजी के आधार पर ये लगातार आगे बढ़ रहा था। और इसका जो काल था वो 4000 ईसा पूर्व से लगभग 1000 ईसा पूर्व तक का काल था। यहाँ एक बात और, बहुत सारी किताबों में ये थोड़ा सा समय चेंज मिल जाएगा, क्योंकि ये जो काल है, जो रेडियो एक्टिविटी या हम अगर बात करें तो कार्बन डेटिंग, इन सब के आधार पर इसका काल निर्धारण किया गया है। अब यहाँ पर हम बहुत स्पेशल है कि मानव ने जो अपना स्पेशल विकास किया वो क्या, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसे ध्यान ऐसे रखेंगे कि जितनी भी नई टेक्नोलॉजी है वो नव पाषाण काल में आई। क्या? उसने कृषि करना सीख लिया। अब केवल आप इतना ध्यान रखेंगे और इससे सारा पॉइंट क्लियर होगा। कैसे? जब उसने कृषि कार्य किया तो निश्चित है उसे एक जगह रुकना पड़ा होगा, क्योंकि यदि हमारा ये खेत है तो इसे तो हम ले जा नहीं सकते कहीं। पुरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल में क्या था? उसमें बंधु ये था कि हमने यहाँ से भोजन कलेक्ट किया, यहाँ भोजन खत्म हो गया, हम आगे जंगल में बढ़ गए। यहाँ हमने भोजन जुटाया, अपना तंबू लगाया, हम आगे अगली बार बढ़ गए। लेकिन इस काल में क्या था? इस काल में ये था कि अगर मानव ने यहाँ अपना खेती करना शुरू कर दिया तो निश्चित है इसके इर्द गिर्द उसने मकान बनाने शुरू कर दिए। तो क्या हुआ? कृषि के बाद उसने मकान बनाने शुरू कर दिए। और जब मकान बनाने शुरू कर दिए तो इसके जीवन में स्थायित्व आया। क्या आया? स्थायित्व आया। अब जब स्थायित्व आया, एक जगह रहा, तो फिर क्या हुआ? निश्चित है उसे बर्तनों की जरूरत पड़ी होगी, तो मृद भांड, मिट्टी के बर्तनों का इसने यूज करना शुरू कर दिया। किसका? क्लियर है ना? तो क्या क्या हुआ? देखो भाई,
कृषि, केवल कृषि से ध्यान रखें। और कृषि भी निश्चित है कैसे रही होगी कि उसने जो अवशिष्ट, जो उसने भोजन किया, जो उसका बचा था वो उसने छोड़ दिया, पानी छोड़ दिया, फिर उसका वैसा ही एक पौधा निकल आया, तो वो उत्साहित तो हुआ ही होगा, कौतूहल में भर गया होगा, तो धीरे धीरे उसे लगा कि ऐसा हम कर सकते हैं, तो कृषि कार्य किया, मकान बनाए, उसके जीवन में जो अभी तक घुमक्कड़ वाला जीवन था उसके जीवन में स्थायित्व आया। क्लियर? जब स्थायित्व आया तो उसने मृत भांडों का या बर्तनों का यूज करना शुरू कर दिया। इसके साथ इसने कुंभकारी की, क्या की? कुंभकारी। अब एक बार क्या हुआ, इसे हम ऐसे ही ध्यान रखेंगे स्टोरी टाइप में, कि एक बार क्या हुआ होगा कि मानव अपने एग्रीकल्चर का प्रोडक्ट अपने घर तक ले जाने के लिए सिर पे ले जा रहा होगा, और जो अपना उसने बोझ या बर्डन था उसने एक लकड़ी पर रख दिया होगा, और जैसे ही लकड़ी पर रखा होगा वो लकड़ी मूव कर गई, आगे बढ़ गई। जैसे ही लकड़ी आगे बढ़ी उसे कुछ स्पेशल मिला। क्या मिला? कि अगर हम अपना वर्णन, अपना बोझा इस पर रख देंगे और इसे आगे सरका देंगे तो सरक जाएगा, बढ़ जाएगा। इससे क्या हुआ मित्रों? इससे यह हुआ कि पहिए का आविष्कार शुरू हो गया। क्या? पहिए का आविष्कार शुरू हो गया। क्लियर? इतना एक ही पॉइंट से आप इसे कोशिश करें रटने की अपेक्षा समझने का, एक ही पॉइंट से सारे पॉइंट क्लियर। और जब मानव एक जगह रहने लगा, अभी तक घुमक्कड़ था और चाहे जैसा रह रहे, लेकिन जब मानव इकट्ठा एक जगह रहा तो निश्चित है उसने वस्त्र पहनने शुरू कर दिए होंगे। क्लियर? तो वस्त्र निर्माण भी किस काल में हमें देखने को मिला? तो आंसर होगा नवपाषाण काल में हमें वस्त्र देखने को मिलते हैं। इतना क्लियर है ना? बिल्कुल। अब देखिए, इतना कुछ लिखा हुआ है, इसमें अगर हम बात करें मानव के जीवन को सबसे ज्यादा किसने प्रभावित किया होगा, तो मानव के जीवन को अगर इसमें सबसे ज्यादा अगर किसी ने प्रभावित किया होगा तो किसने? ऑप्शन आपके सामने है, तो आंसर होगा इसका, 2 सेकंड सोच लीजिए, आपके मन में क्या आया होगा वो आप जानो। यहां पर क्या था कि मानव के जीवन को अगर किसी ने प्रभावित किया तो वो पहिए ने किया। कैसे? ये क्वेश्चन आ चुका है सिविल में, पीसीएस में क्वेश्चन आ चुका है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि हो सकता है कुछ लोगों के मन में कृषि आ रहा हो, तो कृषि की बात करें, बिना कृषि के जीवन चल रहा था, हम कंदमूल फल खा के काम चला रहे थे, घर पत्थरों पर रह रहे थे, मिट्टी के, हो सकता है हम किसी ना किसी पत्ते में खा रहे हों बर्तन की जगह। ठीक है? क्लियर? और यहां पर एक और, यहां पर अगर हम अग्नि की बात करें, अभी हमने पीछे पढ़ा कि अग्नि का पता किस काल में चला, तो पुरापाषाण काल में। यहां पर क्या हुआ होगा वो ये, अभी पहिए के बारे में बताएंगे। यहां पर यह हुआ कि जब वो 2 चकमक, इसे भी हम कहानी के तौर पर तैयार करेंगे, जब वो 2 चकमक पत्थर को रगड़ रहा था तो उसकी चिंगारी से आग लगी। जब चिंगारी से आग लगी तो फिर क्या हुआ होगा, उसे अभी उस पर कंट्रोल करना अच्छे से नहीं आया, तो निश्चित है उसका घर, उसकी खेती, उसके बर्तन सारे के सारे जल गए होंगे। जब सारा का सारा जल गया, मानव भागता गया, भगता गया, भगता गया, वो डर गया, और जब आग बंद हुई, बुझी, जब वो वापस लौटा, तो उसने क्या देखा कि जो उसके पास खाने का प्रोडक्ट था वो भुन गया, जल गया। तो जब उसने वो जला और भुना खाया तो उसके स्वाद में बदलाव आया, उसे टेस्टी लगा, स्पाइसी, टेस्टी सब कुछ लगा। तो उसे क्या लगा? उसे लगा कि सम स्पेशल। वो स्पेशल ये था कि अब उसने अग्नि का यूज करना शुरू कर दिया। तो यूज किस काल में किया अग्नि का प्रयोग? तो नवपाषाण काल में हुआ। क्लियर? इतना देखो कैसे कैसे अग्नि का यूज करना उसने कब सीखा, तब आंसर होगा नवपाषाण काल में उसने अग्नि का यूज करना शुरू किया। और इस अग्नि के प्रयोग से वो अपनी जंगली जानवरों से रक्षा करने लगा, बचाव करने लगा। क्लियर? अब ऑप्शन इसमें, अब एक आप कह रहे होगे कि अग्नि ने उसके जीवन को प्रभावित किया होगा, तो देखो कैसे।
मानव ने जब पहिए का आविष्कार किया तो उसके जीवन में ज़्यादा अधिक स्थायित्व आया। जैसे आज हम अपना जो ये वीडियो अपने स्टूडियो में शूट कर रहे हैं, मैं अपने घर से किसी न किसी व्हीकल से आया और उसमें पहिए लगे थे। आप भी जो सफ़र कर रहे हो आज, वो उसमें पहिए लगे हैं। अगर हम तुलना करें कि सबसे ज़्यादा सारे जितना भी जो विकास कार्य किया सबने प्रभावित किया, लेकिन तुलना करें तो पहिए ने मानव के जीवन को ज़्यादा प्रभावित किया। इतना क्लियर? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ये तो अभी बता ही दिया। अब अगर हम मानव, यहां पे कृषि बताया अभी कि कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य है। देखो, अगर आप 1 या 1.5 साल पहले किसी का वीडियो या कोई बुक पढ़ेंगे तो थोड़ा सा चेंज मिलेगा। कुछ समय पहले इसमें परिवर्तन किया गया और जो हम यहाँ पढ़ा रहे हैं ये वाला, ये पूरी तरह NCERT बेस्ड है। हम अपना कुछ नहीं दे रहे, जो NCERT में लिखा हुआ है वही यहाँ पर है। कि कृषि की बात करें तो सबसे प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वो लाहौरा देव, ये संत कबीर जिले में है, जो यूपी में है। लाहौरा देव से सबसे प्राचीनतम साक्ष्य हमें मिले हैं। अगर हम लाहौरा देव की बात करें तो इस लाहौरा देव में लगभग 8,000 से लेके 9,000 ईसा पूर्व तक के साक्ष्य मिले हैं। और वो जो साक्ष्य मिला है वो चावल के साक्ष्य मिले हैं। किसके? तब आंसर होगा वो चावल के साक्ष्य हमें यहां से मिले हैं। क्लियर है ना? दूसरा स्थान मेहरगढ़ मिला है। मेहरगढ़ में लगभग 7,000 ईसा पूर्व, और वो भी किसके साक्ष्य मिले हैं? हमें गेहूं के साक्ष्य मिले हैं। तीसरा एक और स्थान मिला है कोल्ड हवा, ये इलाहाबाद के निकट है। यहाँ पर लगभग 6,000 ईसा पूर्व के साक्ष्य चावल के मिले हैं। किसके? लगभग 6,000 से लेकर 6500 ईसा पूर्व के चावल के हमें साक्ष्य मिले हुए हैं। क्लियर? इतना। अब देखिए, एक अक्सर कंफ्यूज करता है, अगर आप 1-1.5 साल पुराना कोई भी प्रैक्टिस सेट आप लगा रहे हैं, वहां पर यह होगा कि कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कौन सा है, तो वहां आपको श्योर आंसर क्या मिलेगा? वहां आपको आंसर मिलेगा मेहरगढ़। क्या मिलेगा? मेहरगढ़ मिलेगा। लेकिन अभी ये वर्तमान की बात करें तो, और ऑप्शन में, पेपर में यदि ऐसा आता है क्वेश्चन कि निम्न में से कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कौन सा है, ऑप्शन अगर तीनों हैं तो आंसर लाहौरा देव लगेगा। और यदि ऑप्शन में लाहौरा देव नहीं है तब आंसर मेहरगढ़ लग जाएगा। क्लियर? इतना? ये 100% क्लियर है, NCERT से है। अब पेपर में ऑप्शन ये ना है, ये भी नहीं है, तो आंसर एक बार ऐसा भी आया, ऑप्शन में ये नहीं थे तो आंसर कोल्ड हवा लगा। क्लियर? पेपर में अगर ये आ जाए कि गेहूं का प्राचीनतम साक्ष्य कहां, तो फिर ऑप्शन भले ही ये हो तो आंसर मेहरगढ़ लगेगा। क्यों? क्योंकि लाहौरा देव में चावल के साक्ष्य मिले हैं। इसको मैंने कैसे ध्यान रखा? गर्मी चल रही हैं, आपने यूज किया होगा कभी ना कभी, मैं प्रचार नहीं कर रहा। लिम्का, ला से लाहौरा देव, माँ से मेहरगढ़ और का से कोल्ड हवा। जहाँ भी हिस्ट्री में आपको याद करने में, रटने में समस्या आएगी, कंफ्यूज होंगे, वहाँ हमारा आपको साथ साथ ट्रिक भी मिलता रहेगा। आपको इस ट्रिक के लिए भी अलग कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और हमारा ऐसा पूरा प्रयास रहेगा कि आपको इसी एक ही प्लेटफॉर्म पर बेहतर से बेहतरीन आपको सारे सब्जेक्ट मिले, जिसमें आपको पूरा GS पढ़ाया जाएगा टोटल। क्लियर? इतना समझ में आ गया होगा? अब नवपाषाण युगीन प्राचीनतम मानव बस्ती तो कौन सी? मेहरगढ़। बताया था मेहरगढ़ कहाँ है? ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में है। तो मानव की प्राचीनतम बस्ती के साक्ष्य कहाँ मिले? तब आंसर होगा मेहरगढ़ से। क्लियर? अब नवपाषाण से अन्य जो स्थल मिले हुए हैं वो कौन से मिले हैं? बुर्ज होम, ये कश्मीर में है, कश्मीर के निकट है। और गुफ कराल, ये भी कश्मीर में ही है। बुर्ज होम और गुफ कराल, यहाँ से क्या मिले हैं? बहुत सारे गर्त आवास मिले हैं। गर्त आवास में ये था कि मानव ने गड्ढा बनाकर उसके नीचे रहा, यहाँ पर गड्ढे के नीचे, उसे कहा गया गर्त आवास। और बहुत सारे इसमें हड्डी के औजार
भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं। क्लियर। और इस बुर्ज होम से ही मानव के साथ कुत्ते को दफनाया गया, ऐसा साक्ष्य, ऐसा प्रमाण यहाँ से मिला हुआ है। एक बिहार में जगह है चिरांद। चिरांद से हड्डी के उपकरण और हड्डी के ही औजार प्राप्त हुए हैं। हड्डी के उपकरण, कुछ हड्डी के औजार और पाषाण औजार तो साथ साथ बंधु मिले ही हैं। क्लियर मित्रों? बिल्कुल। अब देखो कुछ स्टैटिक जीके का। मानव के द्वारा पहला यूज किया जाने वाला अनाज, तो वो अनाज कौन सा था? वो जौ था, फिर गेहूं था और चावल था। यहाँ एक बात ध्यान रखना, अगर ऑप्शन दोनों हो तो आंसर पहले जौ लगेगा। कौन सा लगेगा? जौ। फिर दूसरे नंबर पर गेहूं और तीसरे नंबर पर चावल। पहली धातु जिसको मानव ने यूज किया वो कौन सा? वो तांबा था। और इस तांबे का यूज आगे हम पढ़ेंगे नव पाषाण काल के अंतिम चरण में हुआ, उसे ताम्र पाषाण काल कहा गया। और मानव के द्वारा पहला यूज किया जाने वाला औजार, तो वो आंसर क्या होगा? कौन सा था? तो आंसर कुल्हाड़ी था। इतना क्लियर? पाषाण के तीनों चरण, तीनों चरण का मतलब पुरा, मध्य और नव पाषाण काल, तीनों चरण के साक्ष्य बेलन घाटी इलाहाबाद के निकट है, चौपानी मांडू, यहाँ से प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? पाषाण के तीनों चरणों के साक्ष्य कहाँ से मिले मित्रों? तो आंसर होगा चौपानी मांडो। और ये चौपानी मांडो कहाँ है? इलाहाबाद में बेलन घाटी में। क्लियर? अब मेहरगढ़ एक ऐसा स्थल मिला है जहां अभी हम आगे अगला जो हमारा वीडियो होगा वो हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता पे होगा। तो हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल मिला है मेहरगढ़। और इस मेहरगढ़ से, ये पाकिस्तान में अभी हमने पढ़ा, इस मेहरगढ़ से पाषाण काल के भी साक्ष्य मिले हैं। इसके साथ साथ और कहाँ के? हड़प्पा तक की साक्ष्य हमें इस मेहरगढ़ से देखने को प्राप्त होते हैं। क्लियर? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और ये जो ताम्र पाषाण काल है, इस ताम्र पाषाण काल को हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। यदि और ताम्र पाषाण काल और इसके साथ साथ जो उस समय की संस्कृति थी वो छोटा सा वीडियो होगा, उसमें पढ़ेंगे। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो हमारे चैनल कीर्ति कैंपस को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। यदि आपको कोई भी, ये हमारा पहला वीडियो है व्यवस्थित तौर पर, और अब आपको प्रतिदिन आपको पूरा पैकेज मिलेगा, मैटर मिलेगा, प्रतिदिन आपको हमारे जीएस का वीडियो मिलेगा। इसके साथ साथ पैट का बैच आपको फ्री पढ़ाया जाएगा टोटल पूरी टीम के साथ। और यदि हमें कुछ सुधार आप चाह रहे हो, यदि आपको हमारे वीडियो में कोई भी कमी लगे तो कमेंट अवश्य कीजिए। धन्यवाद।